स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। क्लास 9th की गणित की संपूर्ण तैयारी आपको हमारे चैनल द्वारा करा दी जाएगी। यदि आप क्लास 9th में हैं और गणित की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना चाहिए। ठीक, तो देखिए आज का हमारा जो वीडियो है वो क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ में पहला पार्ट है। पहले पार्ट का क्या नाम है? नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। NCERT में जो आपका पार्ट है संख्या पद्धति, उस पार्ट को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पूरी बात जो भी लिखी गई है बड़े अच्छे से आपको समझाएंगे। इस अध्याय में आपको क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों का नियम। तो पूरी बात को अच्छे से हम समझाएंगे। इस वीडियो में जितनी प्रकार की संख्याएं हैं उनके बारे में आप सभी को अच्छे से समझा दिया जाएगा और आप उसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। आप जो है परिभाषाओं और सूत्रों का एक छोटी सी कॉपी में अलग नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस के जो मतलब कि नोट्स हैं उसको अलग कॉपी में बनाइएगा। हम आपको पहले अदर क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद NCERT किताब का पूरा क्वेश्चन आपको कराएंगे, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो संख्या आएगी उस संख्या का नाम है प्राकृतिक संख्याएं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर क्या होता है। तो मैं उस समय से मतलब स्टार्ट कर रहा हूं जब मतलब कि लोगों को गणित का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो आप ही समझिए कि अगर आप बहुत पुराने समय के व्यक्ति रहे होंगे तो उस समय जब आप मतलब कि कहीं जाते होंगे तो संख्या का तो कोई ज्ञान था नहीं। तो अगर आपको एक मतलब कि कोई चीज़ दिखती है, मान लीजिए वो जानवर ही, कोई जानवर आपको उस दिन दिखता है और फिर दोबारा आप जाते हैं वहीं पर तो आपको उसी तरह के बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि हम सामने वाले को जब बताएंगे तो हम क्या बताएंगे कि हमने कितना जानवर देखा। तो यहीं से लोगों ने जो है गिनना स्टार्ट किया और उसको गिनने के लिए जो है उन्होंने अगर एक जो मतलब अगर अकेला जानवर था तो उसको एक कहा गया, उसके बाद वैसे ही एक और आ जाता था तो उसको दो कहा गया। इस तरह से शुरुआत होती है गिनती की। तो अर्थात वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको बात समझ में आ रही है कि वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे आप जो है कैपिटल N से प्रदर्शित कर सकते हो। यहाँ उदाहरण में लिखा है N = 1 2 3 4 5 ... अनंत तक। ठीक, तो इस तरह से आपको परिभाषा पता हो जाना चाहिए कि वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इस प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड टॉपिक में आपको एक चीज़ याद रखना हो, मतलब दो चीज़ें याद रखनी होगी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 1 है। और आगे दूसरी बात यहाँ पर लिखा है कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्योंकि अगर आप कहोगे 1 करोड़ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है तो मैं बोलूँगा 1 करोड़ एक उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपकी नहीं होती है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब चलिए अगला देखते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप इसको जो है नोट्स में तुरंत उतारना भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आपका जो है अगला टॉपिक यहाँ पर आ रहा है पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। तो पूर्ण संख्याओं को होल नंबर जब बोलते हैं तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें शून्य को सम्मिलित अगर कर लिया जाए तो जो संख्याएं आपकी प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सवाल ऐसे में उठता है कि शून्य की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी जंगल में 5 जानवर थे और किसी ने 5 जानवर का शिकार कर लिया तो सामने वाला आप किसी को बताएगा कि भैया कितना बचा, तो वो कहेगा कुछ नहीं बचा। तो गणित में कुछ नहीं तो कुछ नहीं किसके लिए यूज किया जा रहा है? किसी संख्या के लिए यूज किया जा रहा है। तो उस संख्या का भी एक नाम होना चाहिए। तो उस संख्या का नाम शून्य रखा गया और उस शून्य को ही शामिल करने पर प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। याद रखिएगा।
अब यहाँ पर भी सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ आपका 0 हो जाएगा, और कोई भी मतलब कि पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, इस बात का आप सभी लोग विशेष ध्यान देंगे। अगला हेडिंग हमारा आता है पूर्णांक। तो सवाल ये उठता है कि पूर्णांक अर्थात इंटीजर किसे कहते हैं। तो इसमें आपका यहाँ पर परिभाषा लिखा गया के पूर्ण संख्याओं। अब आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं क्या थी, जो 0 से स्टार्ट होती थी। तो सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह, यहाँ पर एक चीज़ कट है, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए संग्रह, ठीक। ये बात आप नोट्स में उतारते समय ध्यान दीजिएगा। सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, मतलब कि ये सही लिखा है, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। सभी पूर्ण संख्याओं, देखिए ये आपका पूर्ण संख्या है, और उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होता है, तो उसके ऋणात्मक ले लेते हैं, तो ऋणात्मकों का जो संग्रह होगा वो पूरा मिलाकर पूर्णांक कहलाएगा। मतलब पूरा पूर्ण संख्या ये आपका हो गया, और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक का जो संग्रह हो गया, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो आपका क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। देखिए यहाँ पर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका जो है पूरा एग्जाम्पल बन जाएगा। सदैव याद रखें में हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना पड़ेगा, 0 से छोटे पूर्णांक को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, दिख भी रहा है। 0 से बड़े पूर्णांक को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, दिख भी रहा है। और 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, इस बात का आप सभी लोगों को विशेष ध्यान होना चाहिए, ठीक। अगला आता है परिमेय संख्याएं। तो अब परिमेय संख्याएं क्या होता है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q मतलब P और बटा Q के रूप में आप लिख दो, तो वे संख्याएं आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बट एक बात यहाँ ध्यान देना है, जहाँ P और Q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में धन, ऋण और शून्य शामिल होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है शून्य। यहाँ पर चूंकि मैं जब इसको लिख रहा था तो उसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था जो बराबर का कटा हुआ ऑप्शन है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो आपका Q है ये आपका बराबर नहीं बल्कि कटा हुआ है। तो जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना अनिवार्य है। तो फिर से एक बार समझिए, जिन संख्या को हम P/Q के रूप में लिख देंगे वे परिमेय संख्या कहलाएंगे, लेकिन P और Q पूर्णांक होना चाहिए, और उसमें से पूर्णांक में P 0 हो सकता है लेकिन Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, बात यहाँ अनिवार्य की गई है। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे P की जगह -1 और Q की जगह 2 रखने पर -1/2, फिर आपका ऐसे 3/2, फिर उसके बाद आपका 7/2, फिर 11/13 जो है, ये आपकी कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। सदैव याद रखें में हमने यहाँ पर 4 बातें लिखी हैं। पहला, प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ठीक। जितनी प्राकृतिक संख्या होती है वो परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए 2 प्राकृतिक संख्या, तो कहोगे यहाँ तो P/Q है ही नहीं, तो बटा किसी के बटा में तो हमेशा 1 रहता ही है, तो ये P/Q बन गया। इसलिए हर एक संख्या जो मतलब बटा में नहीं होती उसके नीचे बटा में 1 मतलब हर में 1 सदैव रहता है, इसलिए जो प्राकृतिक संख्या है वो एक परिमेय संख्या जरूर होगी। इसी प्रकार से प्रत्येक पूर्ण संख्या भी एक परिमेय संख्या जरूर होगी। इसी प्रकार से प्रत्येक पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या जरूर होगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है कि देखिए थोड़ा सा मतलब कि ये हो गया, तो 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अगर हम यहाँ पर बात करें तो अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर कोई भी 2 परिमेय संख्या लेंगे तो इसमें कितनी परिमेय संख्या उसके बीच में होती हैं, तो ये मान के चलिए अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक। अगला टॉपिक देखते हैं, तुल्य परिमेय संख्या। अब सवाल ऐसे उठता है कि तुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, वे परिमेय संख्याएं जिनके अंश व हर दोनों बराबर हों या बराबर करने के लिए उनका वियोजन किया जा सकता है, तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाते हैं, ठीक। देखिए जैसे 1 मिनट, ये बार बार जो है आपका, तो देखिए यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल है इसमें 1/2 अंश 1 और हर 2 है। 2/4 की अगर हम बात करें, ये अंश और हर बराबर तो नहीं है, लेकिन अब विभाजन करते हैं। देखिए अगर हम विभाजन यहाँ पर करते हैं तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, तो इसका भी 1/2 हो गया। तो यहाँ पर यही कहा गया कि जिन भी परिमेय संख्याओं के जो हैं अंश और हर बराबर होते हैं या फिर उनका वियोजन करने के बाद अंश और हर बराबर हो जाएं, ऐसे परिमेय संख्याओं को आप तुल्य परिमेय संख्याएं कहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर दिया गया, ठीक। अब उसके बाद अगला है अपरिमेय संख्याएं। तो लिखा है, सीधी सी बात है, परिमेय जो होंगी वे आपकी
मतलब परिमेय के अलावा जो होंगी वो अपरिमेय होंगी। तो लिखा है वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती या नहीं व्यक्त की जा सकती, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वही कंडीशन है, p और q पूर्णांक होना चाहिए और q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे करणीय में 2, आप इसे कभी भी परिमेय मतलब p बटा q के रूप में नहीं बदल सकते। कारण जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये दशमलव के कई स्थानों के बाद भी ख़त्म नहीं होगा, मतलब आता ही जाएगा, आप निकालते जाओ आता ही जाएगा। √3 का भी वही हाल है, पाई का भी वही हाल है। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका आपको जो है मतलब p बटा q के रूप में लिखना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसी संख्याएं आपकी जो हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि अगर आपका करणीय में 4 लिखा है, ठीक, तो सवाल ऐसे में उठता है क्या करणीय में 4 आपकी परिमेय संख्या है? तो जवाब अपरिमेय संख्या, तो जवाब है नहीं, क्योंकि 4 का वर्गमूल बन जाएगा और वर्गमूल बनेगा तो कितना आ जाएगा 2, और 2 के नीचे आप क्या लिख सकते हो 1। तो जाहिर सी बात है जब 2 के नीचे 1 लिख दोगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। लेकिन √2 जो है वो परिमेय संख्या इसलिए नहीं होगी, कहोगे हम √2 के नीचे भी तो 1 लिख सकते हैं, तो ठीक है मैंने कहा लिख दो। तो आप कहोगे ये p बटा q के रूप में बन गया तो आप इसको परिमेय संख्या बोलिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि परिमेय संख्या में जो p और q मतलब ऊपर और नीचे वाले जो ये चीज़ें होती हैं ये और ये आपका पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक में तो कोई करणी होती नहीं है, तो इस वजह से ये आपका करणीय में 2 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिनको अंग्रेजी में रियल नंबर भी बोलते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा गया है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक साथ संग्रह वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जितना परिमेय संख्या है और जितना अपरिमेय संख्या सबको अगर मिला लोगे तो वो आपकी वास्तविक संख्या कहलाएंगे। तो जितना आप संख्या यूज करते हो अपनी ज़िंदगी में वो सब की सब वास्तविक संख्या होती हैं। अथवा यहाँ पर एक और डेफिनेशन दूसरे तरीके से लिख दी गई है कि वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी कोई संख्या जिसका वर्ग करो और धन में उत्तर आए तो वे सारी संख्याएं जो हैं आपकी जो हैं क्या कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं, और इसे आप कैपिटल R से प्रदर्शित करते हो। फिर कुछ और प्रकार की संख्याएं जैसे सम संख्या, सबको मालूम होगा इसलिए ज़्यादा समझाना नहीं है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं, 2 4 6 8 10 ... ठीक। उसके बाद विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाज्य संख्याएं जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं और अभाज्य संख्याएं जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। हम इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आप सभी को देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो है भाज्य संख्याओं की बात करें तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने जो एग्जाम्पल बनाया है इस एग्जाम्पल में पहले देखते हैं 4 अपने मतलब कि स्वयं से तो कटेगा ही, 4 1 4, और 1 से भी कटेगा, 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे। उसके अलावा ये 2 से भी कट जाएगा, इसलिए आपकी जो है ये भाज्य संख्या है। ऐसे 12 भी है, ऐसे 14 भी है, 16 भी है, 25 भी है, ये सब आपकी क्या है भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं वे आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए 2, ये 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 भी 1 से कटेगा और अपने से कटेगा, ठीक। 5 भी 1 से कटेगा और अपने से कटेगा। 7 भी 1 से कटेगा और अपने से कटेगा। 11 भी 1 से कटेगा और अपने से कटेगा। तो ये इसके अलावा किसी से नहीं कटती, इसलिए आपकी एक ऐसी संख्याएं हैं, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। नाउ अगला है सदैव याद रखें। तो 1 की बात करें, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या, इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान होना चाहिए, ठीक। दूसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, मतलब 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। और अगला है आपका सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो आपका कितना है 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी है 3, याद रखिएगा हमेशा। और अगला टॉपिक है आपका सबसे छोटी सम मतलब कि भाज्य संख्या जो है वो आपका कितना है 4। तो ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से रिलेटेड पूरी जानकारी आपके पास यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी, ठीक।
उसके बाद बात करेंगे सह अभाज्य संख्या, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये क्या है, लिखा है ऐसी संख्याओं के जोड़े, मतलब ये जोड़े में आते हैं जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 और 3, तो 2 एक्का 2 और 3 एक्का 3, इसके अलावा कोई भी मिलता जुलता, एक के अलावा कोई मिलता जुलता नहीं है। ठीक, तो ये आपका 2 और 2, 3 ये आपकी जो है सह अभाज्य संख्या है। 3, 4 में आप 3 का जब गुणनखंड करोगे तो ये आपका बनेगा 3 गुणते 1, 4 का करोगे 2 गुणते 2, मतलब कोई भी यहाँ पर जो है और गुणते 1 भी बनेगा, तो कोई भी यहाँ पर एक के अलावा मिलता जुलता नहीं दिख रहा है। तो जब एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड मतलब कि उभयनिष्ठ नहीं होता है तो ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन भी बड़े अच्छे समझ में आ गई। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।